नमस्कार, नेशन वन के खास कार्यक्रम पार्षद जी में आपका स्वागत है। और आज पार्षद जी में हमारे मेहमान हैं नीरज सेठी, जो कि बीजेपी से पार्षद हैं वार्ड नंबर 45 से, निरंजनपुर से। आपका बहुत स्वागत है सेठी साहब। 5 साल आपकी सरकार नगर में भी रही, राज्य में आपकी सरकार है और कार्यकाल पूरा हो गया है। अब नए चुनाव सामने हैं। इन 5 सालों में आपने निरंजनपुर के लिए क्या कुछ किया? पहले तो मैं नेशन के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं कि आपने पार्षद जी वाला प्रोग्राम चलाया और मुझे क्षेत्र की जनता ने 2 बार चुन के भेजा नगर निगम बोर्ड में। और भाजपा की भी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही और विपक्ष में हमारे विधायक रहे, कांग्रेस के विधायक थे, मगर हमने उनकी परवाह ना करते हुए भी अपने क्षेत्र में विकास कार्यों का इतना काम कराया है जिसकी क्षेत्र की जनता ने मुझे दूसरी बार चुन के नगर निगम भेजा। अब तीसरी बार भी मैं मैदान में हूँ और आशा करता हूँ कि पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी और मुझे आगामी चुनाव में टिकट देगी। मोटे तौर पर अगर हम आपकी यादों के जरिए समझना चाहें, 10 साल आपका कार्यकाल, क्या वार्ड में आपने किया? मैंने सबसे पहले जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी, मैंने इस जब पहली बार मैं जीत के नगर निगम बोर्ड में पहुंचा तो हमारे क्षेत्र में जल भराव की बहुत समस्या थी जी। जैसे चमन विहार में जल भराव की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको मैंने अपने पहले कार्यकाल में एक बहुत बड़ा ड्रेनेज का प्रोग्राम बनाया नाले का और उसको सक्सेस करा। और आज वहाँ चमन विहार में नाले की कोई समस्या, मतलब ड्रेनेज की कोई समस्या नहीं है और उससे निजात लोगों को मिली। प्लस रोडों का हाल बड़ा बुरा था, पुलियाँ बहुत टूटी हुई थी, मतलब क्षेत्र में हर तरह की रोड बनवाई, सीसी रोड हो चाहे डामर रोड हो, तो निरंतर कार्य करे जा रहे हैं। मेरे क्षेत्र में लाइट की जो व्यवस्थाएं हैं वो 100% ठीक है। और अभी रिसेंटली जैसे एलईडी का प्रोग्राम बना तो मैं दावे से कह सकता हूँ मैंने कम से कम 100% अपने वार्ड में एलईडी लाइट का कार्य पूर्ण करा दिया है। और बल्कि जो नया क्षेत्र परिसीमा में मेरे नए वार्ड में जुड़ा है, नया वार्ड भी, उसमें भी मैंने जो क्षेत्र जुड़ा उसमें भी एलईडी का कार्य बहुत हद तक पूरा करा दिया है। एक शक्ति विहार क्षेत्र में अभी 50-100 लाइटें बाकी हैं, बाकी 100% निरंजनपुर वार्ड में एलईडी लाइट का कार्य हो गया है। जैसा आप बतला रहे हैं, अगर वो सच है या उसमें 90% भी सच है तो विकास तो हो गया। अब तीसरे कार्यकाल में आपके लिए काम क्या बचा? नहीं, अभी भी जैसे बामणवाला में ड्रेनेज का मैंने बताया ना, बहुत बड़ा काम बाकी है। अमृत योजना से हमने उसमें प्लान सरकार को भेजा हुआ है। माननीय विधायक जी विनोद चमोली जी के अथक प्रयासों से वो अभी पाइपलाइन में काम है और बहुत जल्दी 7 करोड़ का काम दशमेशपुरी और बामणवाला का जो ड्रेनेज का प्लान गया हुआ है अमृत योजना में। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अब तीसरी बार बोर्ड में जाता हूँ तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे होगी वो काम भी कराया जाए और लोगों को निजात दिलाई जाए उससे। अब जिस स्मार्ट सिटी की हम बात सुन रहा है देश, 100 स्मार्ट सिटी, उसमें से एक देहरादून भी है। क्या आपका क्षेत्र उस स्मार्ट सिटी के दायरे में आता है? नहीं, एक्चुअली स्मार्ट सिटी में दायरा बड़ा लिमिटेड था, उसमें 7 वार्डों को ही रखा गया था, 7 से 8 वार्डों को। तो जो शहरी क्षेत्र के वार्ड थे उनको उसमें चांस मिला गया, मगर मुख्यमंत्री ने कहा था कि चाहे कितना भी कुछ हो जाए तो अदर वार्ड जो हैं उसको भी स्मार्ट सिटी की तरह डेवलप किए जाएंगे। अब जब वो स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप होंगे तो जितना विकास आपने कर दिया उसको फिर तोड़ा मोड़ा जाएगा, क्योंकि फिर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर उसी तरह की ड्रेनेज सिस्टम, उसी तरह का, उसी स्टैंडर्ड का जो है सड़कें, उसी स्टैंडर्ड की जो स्मार्ट सिटी में मानक रखे गए हैं। जैसे स्मार्ट पोल आएंगे, उससे सबको बेनिफिट होगा हैं। और जो ड्रेनेज का प्रोग्राम है उसमें ड्रेनेज का अंडरग्राउंड नालियाँ हैं, तो अभी जो नालियाँ बनी हुई अगर उसको कवर करके अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा तो उससे निजात मिलेगी। अभी तो नालियाँ ओपन हैं। एक चीज़ें और जो लोग फेस करते हैं, जो सड़कें बन गई वो दोबारा रिपेयर होती रहती हैं, उससे लेवल ऊपर उठता रहता है। आप किस पॉलिसी पे काम करते हैं? तुड़वा के लेवल मेंटेन करते हैं जब मरम्मत के नाम पर, जब पुनर्निर्माण के नाम पर जो है? देखिए, जैसे डामर रोड की बात की जाए तो डामर रोड में रोड काफ़ी ऊपर नहीं उठती है। डामर रोड में 2 या 2.5 इंच की, 3 इंच की या 5 इंच की होती है। सीसी रोड में क्या होता है कि दोबारा अगर सीसी रोड पे रोड बनाई जाती है तो वो उठ जाती है। तो मेरी प्रेफरेंस होती है जो सीसी रोड पुरानी बनी हुई है उसे डैमेज किया जाए और उसके ऊपर नई रोड बनाई जाए। आपकी प्रेफरेंस के बावजूद पिछले 8, 10, 15 सालों में ये
चलन में रहा है देहरादून में। और इससे एक बड़ी समस्या जिसको आप जल भराव कहते हैं, जल भराव तो सड़कों में जो भी हो रहा हो, लेकिन घरों का जो स्तर है या उनकी जो ऊंचाई है वो नीचे हो जा रही है, क्योंकि सड़क ऊपर हो जा रही है उनके मोहल्ले की। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हमारी भी सरकार है, कांग्रेस सरकार रही, दरअसल विभागों का जब तक आपस में सामंजस्य नहीं होगा, आज तक ये डिसाइड नहीं हो पाता ये नगर निगम की रोड है या ये एमडीडी की रोड है या पीडब्ल्यूडी की रोड है। आप पीडब्ल्यूडी विभाग ने रोड बनाई, वो अब अगर गए, अब वहाँ तो किसने नहीं दिया, वो देखा नहीं होता, एमडीडी ने रोड बना के चले गए। ना तो एमडीडी नालियाँ बना रहा, ना पीडब्ल्यूडी नालियाँ बना रहा, रोड का निर्माण करके चले जाते हैं, वहाँ ड्रेनेज की प्रॉब्लम आती है, तो फिर भागते नगर निगम में कि भैया जल भराव हो रहा है। अगर उसकी पूरी तो विभाग, दोनों विभाग मिलके या तीनों विभाग मिल जाएं, पहले प्लानिंग हो जाए कि भैया इस रोड का पहले ड्रेनेज प्लान बनाएंगे, फिर आप रोड बनाना, रोड का निर्माण हो जाता है और नालियों का निर्माण नहीं होता, उस कारण जल भराव की समस्या रहती है। मुझे ध्यान है कि अब से काफ़ी समय पहले जब पहला कार्यकाल था विनोद चमोली जी का, ऐसे ही मैं उनसे बातचीत कर रहा था, तब उनका दर्द ये था कि जो नगर की सरकार समस्याएं झेलती है या जो नगर की सरकार करना चाहती है उसको राज्य की सरकार नहीं सोच पाती है। उन्होंने कहा कभी मुझे ऐसा अवसर मिला कि मैं विधानसभा अगर चला गया तो इस दर्द को कम से कम मैं वहाँ रखूँगा। नहीं, वो बात अब 2 साल, उनको 1.5 साल हो गया है, लेकिन समस्या जो आप बता रहे हैं, समस्या विधानसभा वाली सरकार नहीं समझ पाई। वो नहीं, जैसे मैं कहता हूँ विनोद चमोली जी का जो दर्द था, मैं दोनों कार्यकाल में उनके साथ रहा हूँ, मुझे उनके दर्द का एहसास भी है कि वो क्या राज्य सरकारों में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि जिस तरह चमोली जी वर्क करना चाहते थे वो कार्य नहीं कर पाए, जैसे कि राज्य सरकार से बजट की प्रॉब्लम रही हो या कोई भी प्रॉब्लम रही हो। अब जैसे रोडों का मामला, नेचुरली विधानसभा में पहुँचे हैं तो मुद्दा उठाएंगे चमोली जी। मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ, जब वो चेयरमैन थे मैं तब से उन्हें जानता हूँ, और मेरा बहुत बड़ा कहता हूँ कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा रहा कि मैं उनके साथ दोनों बार कार्यकाल में रहा, और अब वो हमारे विधायक भी हैं, और नेचुरली ये समस्या वो निरंतर उठा रहे हैं विधानसभा में कि आपस में विभागों का सामंजस्य बनाया जाए जिससे नगर का विकास हो सके। ये विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार भी तो जो होता है, सड़क किसी ने बना दी, पेमेंट 3 विभाग कर रहे हैं उसके नाम। नहीं, ऐसा नगर निगम में मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आप मुझे देहरादून शहर का पिछले 10 सालों में एक मुद्दा उठाकर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा हो, विनोद चमोली जी मेयर रहे हों, और एक भी भ्रष्टाचार का मामला हमारे सामने आ जाए कि रोड किसी और विभाग ने बनाई और निगम ने पेमेंट कर दी, ऐसा कहीं नहीं। मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा है कि उसी रोड को पीडब्ल्यूडी बना रहा, उसी रोड को जिला पंचायत भी बना रहा, मैंने कहा नहीं, मैंने क्या कहा कि रोड का सामंजस्य नहीं है, कि पहले हमने रोड बना दी थी, एक बार रोड टूटी फूटी तो उन्होंने डैमेज नहीं करके नहीं बनाई, उसके ऊपर रोड बना दी, जो गड्ढे वड्ढे भरने थे, जब रोड का लेवल ऊपर आ जाएगा तो वो हो रहा है मगर बनी बनाई रोड को दोबारा बनाने से, तिबारा बनाने से बजट तो उतना ही खर्च होगा जितना खर्च होना है, मगर कारण क्या, और जैसे रोड को आवश्यकता नहीं है निर्माण की। नहीं, अगर रोड डैमेज है, अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आज मैंने 4 साल पहले कोई रोड बनाई थी, वो आज के डेट में डैमेज हो रखी है। अब मैं अगर उसको प्लान करूंगा तो तोड़ के प्लान करूंगा, पीडब्ल्यूडी प्लान करेगी तो उसके ऊपर का प्लान करेगी, एमडीडी प्लान करेगा तो उसके ऊपर का प्लान करेगा, तो वो रोड डैमेज हुई नहीं पूरी तरह से। जब तक आप रोड में 10-12 गड्ढे थे वो थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उस पर मोटी लेयर डाली और डाल रहे, इससे घरों का लेवल जो है वो नीचे हो जाता है, रोड का लेवल ऊपर हो जाता है। आपके वार्डों में जब आपके विभाग के अलावा, जो आपका नगर निगम है, इसके अलावा अन्य विभाग जब काम करते हैं तो संबंधित पार्षद से उसकी आवश्यकता से संबंधित एनओसी लेते हैं, आज्ञा लेते हैं, कुछ नहीं ली जाती। यही तो हमारा दर्द है कि हम कह रहे हैं कि जब विभाग को काम करना होता है तो कम से कम नगर निगम से एनओसी ली जाए, चाहे वो एमपी कोटे का काम हो, चाहे विधायक निधि का काम हो, चाहे पीडब्ल्यूडी से काम हो, जब तक नगर निगम से एनओसी ना जाए उस कार्य को चालू ना किया। जब त्रिस्तरीय पंचायती राज भारत में शुरू हुआ तो ये माना गया चाहे वो नगर की सरकार है, ग्राम की सरकार है, ये सरकार अपने आप में जैसे देश की सरकार है काम करेंगी, बड़ी सरकारें इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती बगैर इनकी परमिशन के। आज भी माना जाता है कि अगर किसी गांव का एक पट्टा राजस्व मंत्री को भी देना है तो भी प्रधान की अनुमति चाहिए होती है। आपकी नगर सरकार बिल्कुल लाचार है क्या? हम 74वां संशोधन की मांग कर रहे हैं, जिसमें 74वां संशोधन लागू होना चाहिए, 74वां संशोधन की सिफारिशें लागू होनी चाहिए, जिसमें राज्य सरकार लागू नहीं कर रही है। जिस दिन राज्य सरकार 74वां संशोधन लागू कर देगी उस दिन ये ऑटोमेटिकली समस्या का निदान हो जाएगा कि हमने पहले भी कहा 74वां संशोधन लागू करो, हमारा नगर निगम का अपना एक्ट होना चाहिए। आज भी हम यूपी के एक्ट से गमन जो सन 2000 में हमारा उत्तराखंड का निर्माण हुआ, वही एक्ट हम आज लेके आ रहे हैं। 18 साल हो गए मगर आज भी हम 10 के 10 हैं।
हमारा अपना एक्ट नहीं है, एक्ट होना चाहिए, इसकी मांग कर रहे हैं। निरंतर हम बोर्ड से मांग कर रहे हैं और सारे पार्षद मांग कर रहे हैं, मेयर साहब भी मांग कर रहे हैं, और अब उम्मीद जगी है, हमारी सरकार ने कहा है कि अगस्त तक नया एक्ट आ जाएगा। अगर अंदर की बात समझें, असली मालिक कौन है? नगर की सरकार, नगर के पार्षद, या नगर विकास मंत्री, उनका मंत्रालय, वहाँ के नहीं अधिकारी? पार्षद अपने आप में सक्षम है और नगर की सरकार अपने आप में सक्षम है। अगर हमारे पास देखो, मैं बल्कि मेयर साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो जाते आते इस बोर्ड को, जो आने वाला बोर्ड है, उसको अपने पैरों पर खड़ा करके चले गए हैं। हमारे पास इतना राजस्व आ रहा है हाउस टैक्स से, आने वाला टाइम जहाँ 100 वार्डों का गठन मेयर साहब करके गए हैं, 100 वार्डों में भी पैसों की कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि आज से पहले हमारा हाउस टैक्स बहुत कम आता था। अब हाउस टैक्स इतना आ रहा है कि जिससे हम विकास कार्यों के लिए हमें सरकार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, हम विकास कार्यों पे निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आज जब मंत्रालय या विभाग चला रहा है नगरों को, क्योंकि सरकार, कोई नगर सरकार के राज्य में है नहीं, चुनाव हुए नहीं, कार्यकाल आपका पुराना पूरा हो गया, सुना है आजकल बहुत सारी खरीदारियाँ हो रही हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं, कोई खरीदारी मेरे सामने तो अभी, मैं रोज पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में भी आजकल कायाकल्प हो रहा है नगरों का। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तो सीधे मालिक, नहीं, धन भी सरकार खर्च कर रही है, शासन खर्च कर रहा है। आप मुझे एक कहीं का उदाहरण दीजिए कि या देहरादून नगर निगम हो या और कोई नगर निगम हो जिसने बड़ी खरीद की हो। तब से बजट एलोकेशन, बजट खर्च, बजट एलोकेशन क्या है कि जो जरूरी चीज़ें हैं वो कार्य हो रहे हैं, जैसे आपदा के संबंध में जो होने चाहिए विकास कार्य वो हो रहे हैं, रोडों के कार्य जो थोड़े बहुत जो इमरजेंसी वाले वर्क हैं वो हो रहे हैं, मगर जो सरकारों में फुटफुल होना चाहिए, पार्षद के टाइम पे जब हम होते हैं तो हमें कहता है कि बहुत भी ये रोड भी बननी चाहिए, ये भी बननी चाहिए, हम बजट वो कहते हैं, इस समय वो तरह के काम नहीं। लेकिन एक अंदर खान एक दखल होता है, जब आप लोग रहते हैं, आप दखल देते हैं, ये काम ये करेगा, ये मेरा ये कार्यकर्ता, ये काम नहीं, ऐसा नगर मेयर साहब भी देखते होंगे कुछ। नहीं, मैं कहता रहा हूँ, आजकल तो 10 साल में अगर मेयर साहब ने कहा हो, आप मुझे एक उदाहरण दे दो, एक पार्षद का उदाहरण दे दो। देहरादून का मैं 10 साल से पार्षद हूँ और मैं कहना चाहूँगा देहरादून के नगर निगम का ऐसा कोई पार्षद नहीं है जो नगर निगम में अपना काम कर रहा हो। अपने सारे ठेकेदार रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं, कार्यकर्ताओं का कोई भला नहीं करते आप। नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को हम कह रहे हैं आप रजिस्ट्रेशन कराओ ना, अगर रजिस्ट्रेशन कराओगे, आप टेंडर डालो, आपको टेंडर मिलेगा तो आप कार्य करो ना, मगर वहां पे पार्षदों का दखल नहीं है कि ये टेंडर इसको। लेकिन चलिए, आज काम की गुणवत्ता कैसी है उसमें आजकल आपका दखल नहीं है। मैं कहता हूँ काम, मेयर कोई है नहीं, उनका दखल भी नहीं है। काम की गुणवत्ता तो आप, तब तो मालिक, मैं कहता हूँ मालिक फिर विभाग जितने विभाग काम कर रहे हैं, नंबर 1 नगर निगम के कार्य की गुणवत्ता होती है। मैं और विभागों को भी चैलेंज करना चाहूँगा इसमें कि नगर निगम के जो रोड है वो रोड देख ली जाए और अन्य विभागों की रोडें और विकास कार्य देख ली जाए। नहीं, विकास कार्य तो चलो दिख ही रहा है। क्या एक बरसात से देहरादून की हालत क्या हो जाती है? नहीं, आप भी जानते हैं। आप मेरे पास आइए, मैं आपको वो अपने क्षेत्र में घुमाऊंगा, बल्कि और क्षेत्रों में भी आप घूमें कभी। मेरे क्षेत्र में जो रोडें मैंने अपने फर्स्ट कार्यकाल में बनाई थी, आज मुझे 10 साल हो गए, 10 साल में मेरी रोड तो नहीं टूटी। तो ये फार्मूला आपने और भाइयों को नहीं सिखाया? नहीं, सभी भाइयों को सिखा रखा, सभी पार्षद। आपकी टूटती नहीं है और में पानी का जलजला बच जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कि कई जगह जैसे हमें ये देखना पड़ेगा कि रोड का आप निर्माण करा रहे हो, आप तारकोल रोड का निर्माण कर रहे हो, क्योंकि तारकोल और पानी आपस में दुश्मन होते हैं, वो रोड बहुत जल्दी टूट जाती है। आप सीसी रोड का निर्माण करें, और सीसी में अगर एक बार को सीसी रोड बनती है और तराई अच्छा होती है, अच्छा सीमेंट लगा होता है, तो नेचुरली मैंने कहा वो रोड 4 से 5 साल 10 साल ईजिली चलती है। एक तो आपकी जो कूड़ा है, कूड़ा निस्तारण केंद्र कितने दूर है, क्या है, लेकिन कूड़ा शहर के बीचों बीच भी इकट्ठा हो रहा है, खासतौर पर कारगी चौक के पास भी आजकल गंदगी। और कूड़े के निस्तारण के लिए स्थायी प्लान, एक समस्या आपकी ये बनी हुई है। एक और विषय यह है कि देश में बहुत सारे लोग, बहुत सारी जगह अब जो कूड़ा है प्लास्टिक से, प्लास्टिक का डामर कर रहे हैं। आप उस कूड़े का इस्तेमाल प्लास्टिक की रोड बनाने के लिए कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, वो भी प्लांट के लिए हमारे लिए वार्तालाप चल रही है। जैसे हमारा जो कूड़े का जो प्लांट लगा है उसमें ये हिंदुस्तान का पहला प्लांट ऐसा है जो कवर्ड प्लांट है। आज तक हिंदुस्तान में जितने भी प्लांट बने हैं वो ओपन प्लांट है, ये हमारा पहला प्लांट है जो कवर्ड प्लांट है। और प्लस इस प्लांट में अभी हम आने वाले टाइम में, अभी तो हम खाद का कर रहे हैं, आने वाले टाइम हम इसमें ऊर्जा बनाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। और ये ऋषिकेश, विकास नगर, आपस की जो आसपास की नगर पालिकाएँ, उनका भी कूड़ा हम वहाँ पे वो सेरोगेट कराएंगे, पूरा वर्क कराएंगे। और आज जो आप कह रहे हैं कारगी की आपने समस्या क्या बताया, हाँ नेचुरली हमारे पास भी वो कलेक्शन पॉइंट है।
वहाँ से कलेक्शन, वहाँ कूड़ा आ जाता है, जो हमारे घरों से गार्बेज निकलता है वो सारा गार्बेज वहाँ पे इकट्ठा लेकिन होता है। कैसे विचार कर लिया आपके बोर्ड ने कि बगल में वहाँ विद्यालय है, छोटे छोटे 2 साल का 5 साल के बच्चे भी वहाँ जाते हैं, उन बच्चों को स्कूल जाते समय गंदगी सूंघनी पड़ती है, भारत समय गंदगी सूंघनी पड़ती है। आपने कहा, मगर उस पर भी हमारा प्लान चल रहा है कि कहीं उसको ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए, मगर अभी बीन द टाइम हमारे पास कोई जगह नहीं मिल पाई, इस चक्कर में वहाँ करके वहाँ से बहुत जल्द हम उसे पे विचार करेंगे। सफाई कर्मियों की जो हड़ताल होती है वो आए दिन होती रहती है, और जिस दिन वो 1 घंटे की हड़ताल पे बैठते हैं, शहर में कूड़ा हर स्पॉट पे मिल जाता है, उसका कोई हल निकल सकता है कभी? देखिए, जब तक सफाई कर्मचारियों की प्रॉपरली भर्ती नहीं होगी, प्रॉपरली कार्य नहीं होगा, आज आप हमारे पास 625 कर्मचारी हैं, 100 वार्ड हो गए हैं। अभी पिछले दिनों में समाचार पत्रों में पढ़ रहा था, नगर आयुक्त ने मांग करी है कि हमें इतने कर्मचारी और चाहिए। जब तक कर्मचारी हमें नहीं मिलेंगे, आप हड़ताल की, मान लीजिए एक आदमी की उसकी काम करने की क्षमता है कि वो कितना काम कर सकता है, अगर हम उससे डबल काम करेंगे तो नेचुरली वो उन लोगों को परेशानी होगी। आज स्वच्छता समिति का अध्यादेश जारी हो गया, 4 दिन पहले मुख्यमंत्री ने उनका मानदेय 275 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कर दिया। मेरे को याद है जब मैं पहली बार बोर्ड में आया तो 1000 रुपये प्रति माह पे वो लोग स्वच्छता का कार्य कर रहे थे, आज वो 8500 रुपये पे। यह भाजपा की सरकार नहीं करा। अगला 5 ईयर प्लान क्या है आपका? अगर मैं क्षेत्र की जनता दोबारा 5 साल के लिए चुन के नगर निगम बोर्ड में भेजती है तो सबसे पहले मैं अपने पूरे क्षेत्र का दोबारा से जो ड्रेनेज का प्लान है वो करना चाहूँगा, और उस ड्रेनेज के प्रोग्राम से कि कहीं मुझे अभी भी लग रहा है कि ड्रेनेज का प्रोग्राम दोबारा से सरकार के साथ मिलकर, अब विधायक हैं, हमें सबसे बड़ी खुशी है कि हमारा अपना विधायक है, और ये 5 साल हमें विधायक के लिए अगर हमारे साथ मिल जाएंगे तो हम, जो इससे पहले दिनेश अग्रवाल जी थे उनसे हम कार्य नहीं कर पाए, उन्होंने करे नहीं, और हमारे जितने प्रस्ताव जाते थे वो उस पर अमल ही नहीं करते थे। मेरे क्षेत्र में एक विकास कार्य विधायक नीति से नहीं हो रखा, तो 10 साल हमने झेला उन्हें और क्षेत्र की जनता ने भी झेला। अब विनोद चमोली जी आए हैं जो विकास पुरुष हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, माननीय विधायक जी से मिलकर वो ड्रेनेज प्रोग्राम करते हुए क्षेत्र को बिल्कुल बरसात में कहीं भी एक बूंद पानी का भराव ना हो, प्लस जो रोडें बिल्कुल जर्जर हालत में उनको विकास करा जाए, और अपने जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स जिसमें बच्चे पढ़ें, उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं आएँ और वो बच्चे वहाँ पे पढ़े गए। लेकिन उन तमाम विद्यालयों में जो शहर में हैं, वहाँ तो बड़े नेताओं, बड़े अफसरों की पत्नियाँ, रिश्तेदार वो नौकरी करती हैं, उन्हें कहाँ आप आदेश दे पाओगे कि ऐसा? विधायकों की पत्नियाँ शहरों में नौकरियाँ करती हैं। देखो, एक चीज़ है, उनके लिए दुर्गम सुगम कुछ नहीं है। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। सारे विधायकों की और सारे मंत्रियों की पत्नियां सारे स्कूलों में नहीं होंगी, मगर अगर विधायकों की पत्नियां नौकरी कर रही हैं या मंत्रियों की पत्नियां नौकरी कर रही हैं तो उन्हें काम करना पड़ेगा। उन्हें आदेश कैसे देंगे आप? आदेश का काम करना पड़ेगा, वो सरकारी नौकर हैं, और उस समय मेरे लिए तो कोई विधायक और कोई पत्नी किसी की भी हो चाहे, मगर मेरे को अगर कार्य कराना है तो मैं कार्य करूँगा। पर ये कराएंगे आप तब ना जब आपका वार्ड अनारक्षित रहेगा। आपको चुनाव लड़ने के लिए तो अब तो ये भी नहीं, तो अगर मेरा हवाएं फैल रही हैं कि आपसे पीछा छुड़ाने के लिए आपका वार्ड ही जो है आरक्षित कर दो। नहीं, अगर वार्ड आरक्षित करना चाहिए, देखिए सामान्य प्रक्रिया है, मैंने आपको बताया ना, नगर निगम में 5 साल बाद वार्ड आरक्षित होते हैं, सब कुछ होते हैं, सामान्य प्रक्रिया। 100 वार्ड बने हैं, कोई वार्ड आरक्षित होंगे, कोई जनरल होंगे। अगर पार्टी मेरा वार्ड आरक्षित भी करती है तो पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी कहेगी कि आपने इस महिला को चुनाव लड़ाना है या अपनी फैमिली से किसी को लड़ाना है तो मैं उसको चुनाव लड़ाऊंगा, और जो विकास कार्यों की बाहर बह रही है उसी विकास कार्यों से काम होगा, काम नहीं रुकेगा, चाहे वार्ड आरक्षित हो चाहे कुछ हो। मतलब पार्षद नहीं तो पार्षद पति नहीं, हाँ पार्षद पति कह सकते हैं आप, मगर ये पार्टी का आदेश होगा। अगर पार्टी मुझे आदेश करेगी तो ही, नहीं तो पार्टी अगर किसी और महिला को चुनाव लड़ाने के लिए आगे कहेगी तो मैं तत्पर हूँ और आगे बढ़ के उसको चुनाव लड़ाएंगे। तो आज पार्षद जी के इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे नीरज सेठी जी, जिन्होंने पिछले 5 साल के दौरान और 10 साल के दौरान उन्होंने क्या कुछ किया उसके बारे में बातचीत की। उन्होंने नगर सरकार की समस्याओं के बारे में भी खुलकर बातचीत की और भविष्य के अगले 5 साल की योजनाओं पर भी बात की। इसी कार्यक्रम में अगले किसी मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।